मोदी एट 20। और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पुस्तक कोई सामान्य हाथों से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। उस पुस्तक में ऐसे ऐसे लोगों ने भागीदारी की है जो हमारे और आपके जीवन में आदर्श की भूमिका निभाते हैं। आप अगर उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पीवी सिंधु, जिन्होंने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन किया है, पीवी सिंधु जी का उसमें लिखा। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अनुपम खेर जी, जो कि फिल्म और कला के जगत से न सिर्फ अपने अभिनय का पूरी दुनिया में जिन्होंने लोहा मनवाया, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाज बने, उसमें एक हिस्सा एक अनुपम खेर जी का भी है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया जिनकी रणनीति का लोहा मानती है, पूरी दुनिया सुरक्षा की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से जिसे एक व्यक्ति का लोहा मानती है, अजीत डोभाल जी का, उनका भी इस पुस्तक में लिखा है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। आप इस पुस्तक को जब उसके पन्ने पलटेंगे तो आपको इस महसूस होगा उस हर पन्ने में, हर शब्द में, हर पंक्ति में माननीय मोदी जी के एक साधारण से स्वयं सेवक से, एक साधारण से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं। एक ऐसा संगठन जो देश के लिए समर्पित है। एक बहुत ही साधारण से स्वयं सेवक के तौर पर मोदी जी ने अपना जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया, सार्वजनिक जीवन में जो सेवा का संकल्प लिया, एक साधारण से स्वयं सेवक से होते हुए मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने की उनकी पूरी जिंदगी की जो कहानी है, पुस्तक की हर एक पंक्ति में मिलेगी, हर एक पन्ने में। और सबसे जो खास बात है कि इस पुस्तक की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उनका नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं, आज वो हमारे बीच में दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जी, जिनका पूरा जीवन अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा, कभी किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रही, सबके लिए उनके लिए दरवाजे खुले रहे, कभी किसी से दूरी नहीं रही, सबके प्रति सम्मान का भाव रहा। लता जी ने इस पूरी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी और ये इस बात को उन्होंने बताया है कि मोदी जी से कैसे उनके भाई और बहन जैसे रिश्ते थे, एक बहन की तरह कैसे मोदी जी उनका सम्मान करते थे, और कैसे एक भाई के तौर पर उन्होंने मोदी जी के 20 सालों के कामों की समीक्षा करते हुए ये बताया है कि मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मोदी जी का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। आप जरा कल्पना करिए कि एक बेहद गरीब परिवार का नौजवान, जिनकी मां ने दूसरों के घर में काम करके उनको पाला पोसा हो, बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक नौजवान, जिनके लिए रोज की रोटी का जुगाड़ करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही हो, बेहद कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाला एक नौजवान, जिनके परिवार में कोई ऐसा नहीं रहा हो जिनके दम पर वो राजनीति में आ सके या समाज सेवा के क्षेत्र में आ सके, अगर उस नौजवान ने घर से निकलकर समाज सेवा करते हुए ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अगर अपना लोहा मनवाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए लता जी ने कहा है कि ये असामान्य बात है, ये सामान्य बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। गरीब परिवारों में जो बच्चे पलते हैं, हम लोग भी बहुत संघर्ष से आए हैं, हम लोग बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, और साधारण पृष्ठभूमि से निकलने वाले बच्चे के मन में क्या चलता है, उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह का संघर्ष होता है, ये आप सब जानते हैं। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग उसी बैकग्राउंड से, उसी साधारण पृष्ठभूमि से हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से निकले हुए नौजवान ने आज जब हमारे देश की कमान संभाली है, तो आप केवल गूगल करके देखिएगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, नहीं करते तो अखबार पढ़ते हैं। आप जरा सोचिएगा, एकदम साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर जिस नौजवान ने देश की कमान संभाली है, लगातार दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो
तो आप गूगल करके देखिएगा, कल ही एक खबर छपी है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में अपनी धाक जमाई है। यह सामान्य बात नहीं हो सकती, और इसीलिए आज हम सब मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पुस्तक मोदी एट 20 मुझे लगता है कि हर नौजवान को पढ़नी चाहिए, हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में कुछ अलग करना चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं, उसका जीवन बहुत नैराश्य से भरा है, कुछ नहीं हो सकता, सामने अंधकार है, सामने चुनौतियां हैं, सामने बहुत तरह के संघर्ष हैं। तो आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं, आप इस पुस्तक को देखते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं, मोदी जी का जीवन निराशा में आशा देने वाला जीवन है। मोदी जी का संघर्ष असफलताओं के बीच सफलता के रास्ते कैसे बना जाए, उसका मार्ग सुझाता है। जरा कल्पना करिए, इस देश की आजादी के 70 साल बाद, देश की आजादी के 70 साल बाद एक फिल्म अगर आई हिंदुस्तान के भीतर, और आप सबने मुझे लगता है वो फिल्म जरूर देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, देखा था ना? एक फिल्म आई टॉयलेट एक प्रेम कथा, कॉमेडी भी थी उसमें, थोड़ा उसमें गंभीर चर्चा भी थी, अच्छा अभिनय भी था, कुछ गाने भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जरा कल्पना करिए कि इस देश का नागरिक होने के चलते देश के 70 साल बाद, आजादी के 70 साल बाद दुनिया ने अगर वो तस्वीर देखी कि हिंदुस्तान के भीतर एक टॉयलेट को लेकर किस तरह की परिस्थितियों का सामना हमारी माताओं बहनों को करना पड़ता है, तो देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम सब ने तो सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है, और हमने देखा है कि साधारण परिवारों से आने वाली माताओं बहनों, खासतौर पे गरीब परिवारों से आने वाली माताओं बहनों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां थी। मुझे लगता है कि ये चुनौती अगर आप महसूस नहीं करेंगे, वो परेशानी आप महसूस नहीं करेंगे, तो आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन जरा खुद पर उसको पालन करके देखिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करना पड़ता था कि कहीं सूरज न उगाए, और शाम को सूरज ढलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, घर से निकलती थी, अंधेरों में निकलती थी, और बाहर निकल के उनके साथ किस तरह के अपराध होते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इस देश में, समाज में बहुत सारे घिनौने लोग भी हैं जो ऐसे मौकों की प्रतीक्षा करते थे। और फिल्म कौन सी बनती थी? टॉयलेट एक प्रेम कथा। एक टॉयलेट, एक घर में एक महिला के लिए, एक बहन के लिए, एक माता के लिए, एक बेटी के लिए एक टॉयलेट एक बड़ा विषय बनता था। उस पर फिल्में आती थी, दुनिया चटखारे लेती थी, दुनिया के बाकी देश हंसी मजाक करते थे कि देखो हिंदुस्तान के भीतर एक टॉयलेट को लेकर फिल्म बनती है। लेकिन ये कमाल सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे कि 24 घंटे के भीतर उन्होंने निर्णय लिया कि हमारी माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और घर घर तक शौचालय पहुंचाने का उन्होंने काम किया। शौचालय तो पहले भी आते थे, जो वरिष्ठ हैं, जो बड़े, उनसे पूछकर देखिए, पहले भी आते थे, और पहले भी शौचालय का पैसा आता था, पहले भी साफ सफाई का पैसा आता था। लेकिन बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि पहले जो माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान अधिकार के लिए जो पैसा आता था वो किनकी जेब में जाता था? राजीव गांधी जी को मंच से खड़ा होकर कहना पड़ता था कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे केवल 5 पैसा 10 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, अगर गांव, गरीब, किसान, नौजवान माताओं बहनों के लिए ऊपर से 1 रुपया चलेगा तो नीचे उन तक 1 रुपया पहुंचेगा। वो करके उन्होंने दिखाया। जरा कल्पना करिए, एक गरीब आदमी जाता था खाता खुलवाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बीच में आई जिन्होंने चिट फंड कंपनी के तौर पर लोगों के बीच में विश्वास जमाया, उनकी गाड़ी कमाई ली, और उसके बाद रफू चक्कर हो गए। कोई ठेले चलाने वाले थे, कोई सब्जी चलाने वाले थे, कोई गरीब व्यक्ति थे, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सरकारी बैंक थे वो कहते थे खाता नहीं खोलेंगे। सरकारी बैंकों में जब गरीब व्यक्ति कोई खाता खुलवाने जाता था 2014 के पहले, कोई ठेले खोमचे चलाने वाले व्यक्ति अगर जाते थे कि भैया हमारा खाता खोल दीजिए, तो बैंक का अधिकारी कहता था कि जाके राशन कार्ड लेकर आइए। गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने राशन के दफ्तर जाता था, उससे कहते थे जाओ बिजली का बिल लेके आओ। वो बिजली के दफ्तर में जाता था,
उससे कहते थे आवास प्रमाण पत्र लेके आओ कि तुम कहाँ रहते हो, तब तुम्हारा खाता खुलेगा, तब तुम्हारा बिल मिलेगा। वो आवास प्रमाण पत्र बनवाने जाता था तो उससे कहते थे तुम बैंक का खाता लेके आओ, तब तुम्हारा आवास प्रमाण पत्र बनेगा। और एक चक्कर घिन्नी की तरह गरीब व्यक्ति घूमता रहता था और उसके खाते बैंकों में नहीं खुलते थे। सरकार जो पैसे भेजती थी वो खातों के जरिए नहीं जाते थे, बिचौलिए खाते थे। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 10 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने तय किया नहीं, इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति को, सबसे समाज के आखिरी व्यक्ति को भी अधिकार मिलना चाहिए। अब चिटफंड कंपनियां उनका पैसा नहीं लूट सकती, कोई फर्जी कंपनी, मार्केटिंग कंपनी आकर उनका पैसा नहीं लूट सकती। और मोदी जी ने तय किया नहीं, कोई गरीब व्यक्ति जाएगा, वो भले ही गरीब हो, भले ही अशक्त हो, भले ही निशक्त हो, जब वो बैंक के भीतर आज घुसता है तो बैंक मैनेजर उससे बोलता है कि आप आइए, और वो जैसे ही कहता है कि मेरा जनधन खाता खुलवाना है, बैंक मैनेजर साइन करता है और 1 घंटे के भीतर उसके हाथ में जनधन खाता पहुंच जाता है। यह मोदी जी की ताकत है, यह मोदी जी की ताकत है, यह मोदी जी का प्रयास है। आपको लगता होगा ठीक है जनधन खाता खुल गया, क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा खुद पर देखिएगा, एक खाता खुलवाने के लिए 2014 के पहले किस तरह के प्रयास करने पड़ते थे और खाते नहीं खुलते थे। हम सबने वह दिन भी देखे कि किसी गरीब परिवार में अगर किसी का बेटा बीमार हो गया, किसी का पति बीमार हो गया, किसी के बूढ़े बाप अगर बीमार हो गए तो मां को अपने जेवर बेचने पड़ते थे, बीवी को अपना गहना बेचना पड़ता था, बेटे को अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी, बाप को भी अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी, और तब भी इलाज नहीं हो पाता था। आपने देखी होगी मदर इंडिया एक फिल्म आई थी, पुरानी फिल्म है, मुझे लगता है नए बच्चों ने नहीं देखी होगी, नौजवानों ने, लेकिन मदर इंडिया फिल्म की जो हालत थी वो दिखता था कि कैसे सूदखोर आते थे, कैसे साहूकार आते थे। बहुत से लोग तो नजर बनाए बैठे रहते थे कि इसके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा तो इसके गहने में मिलेंगे, इसकी संपत्ति में मिलेंगे, इलाज नहीं हो पाता था। इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाते थे, इतना ज्यादा सूदखोरी करते थे कि इलाज भी नहीं हो पाता था, व्यक्ति मर भी जाता था और सारी संपत्ति और माताओं बहनों के जेवर भी गिरवी चले जाते थे, बिक जाते थे। लेकिन एक गरीब परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री ने तय किया नहीं, अब ना किसी मां का जेवर गिरवी रखा जाएगा, ना किसी बहन के गहने बिकेंगे, किसी बाप और बेटे को भी अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़ेगी। और 24 घंटे के अंदर निर्णय लिया कि आयुष्मान योजना आएगी, हर गरीब का 5 लाख का बीमा होगा, 5 लाख तक का इलाज जिस बड़े से बड़े अस्पताल में वो चाहेगा जाके करा के आएगा, सरकार उसका पूरा पैसा देगी। ये मोदी जी ही कर सकते थे, क्योंकि इस देश में आजादी के 70 साल बाद तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी योजना कहीं आई थी। बहनों को सशक्तिकरण करने का जो, बहनों को सशक्त करने का जो मोदी जी ने प्रयास किया, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि नहीं, और ये सारी बातें इस पुस्तक में हैं, ये सारी बातें आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको इन पंक्तियों में मोदी जी ने जो किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, कैसे निर्णय लिए, कैसे बड़े बड़े फैसले लिए, कैसे इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, ये सारी चीजें आपको इस पुस्तक में जरूर देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा कि कैसे एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप अपने बेटियों से पूछते हैं कि कब बाहर जा रही, कहां बाहर जा रही हो, कब शाम को वापस लौटोगी, कितनी देर का काम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह सवाल अगर आप बेटी की बजाय बेटे से पूछना शुरू कर देंगे तो इस समाज की 90% समस्याएं उसी दिन खत्म हो जाएंगी कि कहां बाहर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब वापस लौटोगे। मुझे लगता है कि बहनों को सशक्त करने का एक जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसकी शुरुआत उन्होंने यहां से की, और वो संकल्प कहां तक पहुंचा, वो संकल्प कहां तक पहुंचा। मुझे लगता है कि अगर आप उसको महसूस कर पा रहे होंगे तो 2014 के पहले की तस्वीर देखिएगा, 2014 के बाद की तस्वीर देखिएगा। 2014 की पहले की तस्वीर में आपको रेल पटरियों के किनारे बैठी हुई माताएं बहनें नजर आएंगी। 2014 के बाद बदली हुई तस्वीर में अपने घर के भीतर एक इज्जत घर के बैठे इज्जत घर का उपयोग करती हुई माताएं बहनें आपको नजर आएंगी। 2014 के पहले माताओं बहनों के साथ होता हुआ आपको अत्याचार नजर आएगा, लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जी को रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनते हुए आप देखता महसूस करेंगे यह बदलाव। आज हमारी बहनें फाइटर प्लेन चला रही हैं, मोदी जी ने इसका मौका दिया, प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया, कहा नहीं बहनें हमसे हमारे बराबर मजबूत हैं,
हमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। और आपने देखा होगा किस तरह हमारी बहनों को आज फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिल रहा है, लड़ाकू जहाज लेकर उड़ती हैं हमारी बहनें। आज सशस्त्र बल में भी हमारी बहनों को पूरे अवसर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त करने का इससे बड़ा कोई जरिया और नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकारों ने जो पाप किया था, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम बहनों के साथ एक कितना बड़ा दंश था, कितना बड़ा गुनाह था, कितना बड़ा अत्याचार था, कितना बड़ा उनके साथ एक कलंक था कि एक शादी कर ली, उस शादी से मन भर गया तो किसी दिन घर में बहाना बनाया कि दाल में नमक कम है, 3 बार तलाक कहा, जिंदगी बर्बाद कर दी। एक शादी कई दुख के बाद दूसरी शादी की, दूसरी शादी से मन भर गया तो किसी दिन कहा कि नहीं दही खट्टी हो गई, 3 तलाक करके जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी शादी कर ली, उससे भी मन भर गया, तीसरी शादी करने का मन था तो किसी दिन कहा कि नहीं आपने कपड़े वस्त्र ठीक से नहीं पहने और इसलिए मैं आपको 3 बार तलाक 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 कहता हूं, जीवन बर्बाद कर दिया। बहनों की जिंदगी बर्बाद होती थी, दर पे दर भटकने के लिए बहनें मजबूर होती थी, उनके बच्चों को पूछता नहीं था कोई। और कांग्रेस की बात इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून खत्म होना चाहिए, कानून बर्बरता की गवाही देता है, यह कानून खत्म होना चाहिए। आप इस तरह 3 बार तलाक कह के किसी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। कांग्रेस की सरकार थी, सख्त टिप्पणी की थी ऑनरेबल कोर्ट ने और यह कहा था कि नहीं यह कानून खत्म होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारे कानून खत्म हुए। हम लोगों ने कहा कि बाल विवाह गलत था, हमारे समाज ने स्वीकार किया, बाल विवाह खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हुई। हमारे समाज के अगुआ तमाम सारे पूज्य अवैधनाथ जी जैसे लोगों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी जैसे लोगों ने समाज को आगाह किया कि नहीं ये सब खत्म होना चाहिए और खत्म हुआ, समाज आगे आया। लेकिन वोट बैंक की भूख में कांग्रेस इस कदर मरी जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक खत्म करने की जगह उन्होंने पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश सदन के भीतर से बदल दिया और कहा कि नहीं 3 तलाक बिल्कुल पक्का रहेगा, जिसकी जब मर्जी आए वो 3 तलाक दे। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार होता चला है, उनके साथ अभद्रता होती थी, उनके साथ अत्याचार होता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता था। लेकिन कोई देश में 70 सालों तक प्रधानमंत्री ये दुस्साहस नहीं कर पाया कि ट्रिपल तलाक, 3 तलाक जैसे जो बर्बर कानून है उनका सफाया किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश का भाग्योदय हुआ, मां भारती के लाल के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और 24 घंटे के भीतर निर्णय लेके इस 3 तलाक के काले कानून को उन्होंने खत्म किया और कहा कि जो करेगा वो सजा भुगतेगा। आज मुकदमे होते हैं, जेल के भीतर जाते। ये सारे काम आसान नहीं थे मित्रों, ये सारे काम बहुत मुश्किल थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वोटों के तुष्टीकरण को लेकर वोट बैंक की राजनीति में कोई सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, लेकिन मोदी जी ने किया, मोदी जी ने करके दिखाया। और इसीलिए जनता भी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। और क्यों न लगे, जब जब हम किसी परेशानी में आते हैं, जब जब लगता है कि नहीं देश पर संकट आया है, तब आपको किसका ख्याल आता है? आपको लगता है कि नहीं प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं कि उन चीज़ों का मुकाबला करना जानते हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करना जानते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के भीतर से हमारे देश पे आतंकी हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तान लगातार आतंकियों की फौज भेज रहा था, हमारे सुरक्षा बल उन आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए और पाकिस्तान के भीतर बैठे जो आतंकी आका हैं उनका भी इलाज होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने यहां से कुछ जहाज छोड़े। हमारे कैप्टन अभिनंदन, आपको याद होगा, कैप्टन अभिनंदन कुमार और कुछ और हमारे कैप्टन जहाज लेकर उड़े, पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया, आतंकी ठिकानों पर बम गिराए, आतंकियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया